फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी की काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन अगर 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीटों के लिए लगता है तो किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये क्या पॉसिबिलिटीज है, कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मिस जो भी आपके डाउट हैं, कितनी सीटें चली जाएंगी, कितनी सीटें रह जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा मैं बता दूंगा आपको। ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, पहले मैं बता रहा हूँ। और बिल्कुल जेन्युइन बात आपको इसमें बताऊंगा, इसमें आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की जहां तक काउंसलिंग की बात है, अभी पीजी की काउंसलिंग का कल डिसीजन होने वाला था। 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी का कुछ भी नहीं हुआ। एक नई डेट मिल चुकी है, 24 नवंबर नई डेट मिल चुकी है। और तब तक कुछ नोटिफिकेशन तो जरूर आ सकते हैं, यूजी हो या पीजी हो। लेकिन काउंसलिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके चांसेस बहुत कम है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाएगा 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती। वो चाहे इस मंथ हो चाहे नेक्स्ट मंथ हो। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक मंथ पहले ही मैंने वीडियो डाले थे और मैंने बताया था कि आपकी काउंसलिंग इस बार सबसे ज़्यादा डिलेड हो सकती है। आपकी काउंसलिंग मार्च तक जा सकती है, मार्च तक आपकी काउंसलिंग इस बार जा सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। दोस्तों, ये तो रही काउंसलिंग की बात की काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है। 3rd वीक ऑफ नवंबर भी हो सकता है, 4th वीक ऑफ नवंबर या 1st वीक ऑफ दिसंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं मेड होगा तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी का यूजी और पीजी दोनों में रिजर्वेशन एमसीसी ने अनाउंस किया था। अब ये तो रही बात कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिएगा, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस इस बार अगर लगता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको, कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स कितनी सीटों को क्लेम कर सकते हैं, मेरिट कोटा क्या होता है, मींस एक्चुअल कॉम्पिटिशंस हर कैटेगरी का कितना परसेंट बढ़ जाएगा या कितना परसेंट कम हो जाएगा, ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, नीट 2020 में क्या था, नीट 2020 में जो भी ड्रॉपर होंगे उनको तो पता होगा, 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटों का जो काउंसलिंग होता था उसमें केवल 4 कैटेगरीज होती थी, जनरल, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप, जिसमें रिजर्वेशन था एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स का 5% हॉरिजॉन्टल, एसटी का 7.5, एससी का 15% और रेस्ट जो सीटें थी वो जनरल कोटा में थी, जिसमें ओबीसी, एनसीएल और सारे कैंडिडेट्स जनरल के वो सीटें लेते थे बेस्ड ऑन देयर मेरिट। तब क्या होता था, ओवरऑल जो सीटें थी वो 70% से ऊपर थी, जनरल कैटेगरीज की जो सीटें थी, और अच्छी खासी सीटें थी। मान के चलिए कि 4000 सीटें, मैं यहाँ पे एम्स की सीटों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एम्स में लगभग 2000 सीटें हैं, जिपमर में भी अच्छी खासी सीटें हैं, डीयू कोटा में भी अच्छी खासी सीटें, और साथ ही साथ एसआईसीज, आईपी बोर्ड्स और एफएमसी, ये सारे इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए। अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो लगभग 6500 सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लगभग आ जाएंगी, 6500-7000 के करीब। 4000 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में हैं, मान के चलिए 15% AIQ में। तो लास्ट ईयर कितनी कितनी सीटें डिवाइड हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नीट 2020 में जो जनरल के कैंडिडेट्स थे उनको कितनी सीटें मिली थी, और इसी तरह से एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के। मेरिट कोटा में क्या होता है कि कितने कैंडिडेट्स सीटों को क्लेम कर सकते हैं। तो जनरल के ऊपर कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो जनरल अपने नीचे की कैटेगरी की सीटों को क्लेम नहीं कर सकते हैं। जनरल के लिए जो सीटों को क्लेम कर सकते हैं वो 0% है, लेकिन एससी
के कैंडिडेट्स अपना तो 15% सीटों को क्लेम कर सकते हैं, प्लस जनरल की जो सीटें हैं 70% उनको भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से एसटी कैंडिडेट्स का, मीन्स हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स का अलग अलग कॉम्पिटिशन होता था। अगर आप उनकी क्राइटेरिया को फिल करते हैं जनरल कैटेगरी का और उनकी रैंक से बेहतर रैंक होती है आपकी, तो आप सीटों को क्लेम कर सकते हैं। ये था। लेकिन अब नीट 2021 में क्या हो गया, आपकी 4 कैटेगरीज नहीं 6 कैटेगरीज हो सकती हैं। अभी इसका डिसीजन आएगा तो पता चलेगा। हालांकि एमसीसी ने नोटिस तो दे दिया है कि इस बार 15% ईआईक्यू में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि इसका जब आप गवर्नमेंट को देना है कि 8 लाख रुपीस का ईडब्ल्यूएस में जो अमाउंट रखा हुआ, उसका कारण क्या है, बेसिकली तो केवल इतना पूछा गया है। इससे मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। लेकिन क्योंकि इस बार 6 कैटेगरीज हो गई हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो यहाँ पे सारी सीटें डिवाइड हो गई। पहले क्या था, 70% से ऊपर सीटें जनरल में थी, लेकिन अब वो जो सारी सीटें हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। वो डिवाइड किस में होता है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, जनरल के लिए 35% से ऊपर लगभग सीटें हो जाएगी, ओबीसी की 27%, ईडब्ल्यूएस की 10%। तो ये सीटें तो हो गई जो जनरल वाली की सीटें थी। इसके अलावा एससी की वही 15%, एसटी की 7.5% और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 5% हॉरिजॉन्टल। ये इस बार कुछ इस तरह से डिवाइड हो सकती हैं। अब इस कैलकुलेशन से अगर 4000 सीटें इस बार 15% ईआईक्यू में गवर्नमेंट की आती हैं, तो जनरल को 1400 के करीब सीटें ही केवल मिलेंगी लगभग, प्लस 0%, क्योंकि मेरिट कोटा नहीं होता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% उनका खुद का तो रहेगा ही रहेगा, सीटें जो यहाँ पे रहेंगी, प्लस जनरल की सीटों को भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनकी मेरिट जनरल कैंडिडेट से अच्छी रहती है तो। इसी तरह से एससी कैंडिडेट्स कितनी सीटों को क्लेम कर सकते हैं, 15% उनकी रिजर्वेशन प्लस 35% जो भी रिजर्वेशन होता है जनरल कोटा का वो। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी क्लेम कर सकते हैं अपना प्लस जनरल सीटों को। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे कैंडिडेट्स जनरल मेरिट की कोटा को सीटों को ले सकते हैं मेरिट कोटा में। तो यहाँ पे क्या है कि पिछली बार क्या था कि अगर आप देखेंगे जो अलॉटमेंट लिस्ट है या अलॉटमेंट जो हुआ है पिछली बार भी, उसमें जनरल और ओबीसी के बीच में विशेष अंतर नहीं रहता था, लगभग इक्वल नंबर ऑफ सीटें शेयर करते थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि 27% तो ओबीसी की सीटें उनके लिए ही हैं, प्लस जनरल मेरिट वाली सीट भी वो क्लेम करेंगे अगर उनका स्कोर अच्छा रहेगा तो। और जाहिर सी बात है जनरल और ओबीसी के बीच में अगर मार्क्स का डिफरेंस कम रहेगा तो जाहिर सी बात है वो उनकी सीटों को क्लेम कर सकते हैं। ओबीसी की सीटों, ओबीसी के कैंडिडेट्स जनरल मेरिट कोटा में सीटों को क्लेम करेंगे, प्लस 27% उनकी सीटें रहेंगी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी जनरल मेरिट कोटा में सीटों को क्लेम करेंगे, प्लस 10% उनकी सीटें रहेंगी। कहने का मतलब है कि जनरल मेरिट से, जनरल कोटा से ईडब्ल्यूएस वाले भी सीटों को खींचेंगे और ओबीसी वाले भी सीटों को खींचेंगे। मैक्सिमम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ही खींचेंगे। एससी और एसटी के कैंडिडेट्स वहां तक जाएंगे लेकिन उतनी सीटों को क्लेम नहीं कर पाएंगे जितना कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स खींचेंगे सीटों को। तो जनरल की सीटें वैसे भी कम है और वो इस हिसाब से देखा जाएगा तो हालांकि ईडब्ल्यूएस और जनरल इन दोनों को मिला के, इन दोनों का लगभग मीन्स वो जनरल में ही आते हैं, जनरल कैटेगरीज है जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस, तो इन दोनों की सीटें तो 2800 के करीब हो गई लगभग इतनी। तो ये टोटल जनरल कैटेगरी ही इसको माना जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे सीटों का घाटा होगा, हल्का मीन्स घाटा होगा इन द सेंस कि मेरिट पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरिट पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब नीट 2020 में 70% सीटें भी रहती थी तब भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के कैंडिडेट सीटों को लेते थे।
लेकिन वहाँ पे क्या था कि उसके बावजूद भी जो कट ऑफ रैंक जाती थी वो 14,000 15,000 के करीब चली जाती थी। और उसमें भी अगर आप ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस का रेशियो देखेंगे तो लगभग सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स सेम इक्वल रेशियोज में ही सीटों को क्लेम करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी वाला कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सीटों को क्लेम कर देता। इसमें जनरल के कैंडिडेट्स ज़्यादा सीटें लेते थे, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे क्या है कि जनरल सीटें तो अपनी फिक्स ही हैं, उतनी ही सीटें ले सकते हैं, बशर्ते है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी उनकी सीटों को क्लेम कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओबीसी का कट ऑफ, जाहिर सी बात है, ओबीसी हर स्टेट के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हमें ऑल इंडिया कोटा में अच्छी सीटें मिलें। अगर आपके स्टेट का सपोज करिए स्टेट ए है, स्टेट ए के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स जाते हैं और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लो स्कोर पे, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस लग चुका है और लो स्कोर पे उनको उनके चॉइस का कॉलेज मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी चॉइस का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में लेंगे। और अगर हाई मेरिट वाले ऑल इंडिया कोटा में सीटों को लेंगे तो अपने स्टेट के जब मेरिट में आप जाएंगे, स्टेट मेरिट में जाएंगे, तो वहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम होगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे लेंगे। सीधा सीधा इसका रिलेशन ऑल इंडिया कोटा से। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑल इंडिया कोटा से क्या मतलब स्टेट कोटा का, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट के कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं और वही कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, या जो सोचते हैं कि हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बेटर देन देयर स्टेट कॉलेज वो एडमिशन ले सकें। तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव आपका स्टेट कोटा में भी पड़ेगा, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि कट ऑफ जनरल के कैंडिडेट्स का बढ़ेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का कट ऑफ डाउन होगा, एससी का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, एसटी का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरिट उतनी हाई नहीं रहती है कंपेयर टू जनरल ओबीसी। तो ज़्यादा प्रभाव ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों को ज़्यादा फायदा होगा। जनरल के कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट्स की सीटों को अगर वो खींचेंगे तो जाहिर सी बात है जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ बढ़ भी सकता है, अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि सीटें यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे इसमें सीटों का रेशियो काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि मेरिट पे डिपेंड करता है ये। अगर लास्ट ईयर की मेरिट आप देखेंगे तो उसमें भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स का रेशियो लगभग इक्वल रहता था। तो ऐसे अगर रहता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ये बात पे डिपेंड करेगा कि जनरल कट ऑफ कम होता है या ज़्यादा होता है, कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स जनरल की मेरिट कोटा की सीटों को ले पाते हैं या नहीं ले पाते। मीन्स उनसे अच्छा अगर परफॉर्मेंस होगा तो जाहिर सी बात है उनकी सीटों को वो लेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जनरल मेरिट कोटा की सीटों को लेंगे, ओपन कैटेगरी की सीटों को लेंगे। वो ईडब्ल्यूएस के भी होंगे और ओबीसी कैटेगरी के भी होंगे। तो अल्टीमेटली जो जाएंगी सीटें वो जनरल की जाएंगी, और जनरल की सीटें जाएंगी तो जाहिर सी बात है जनरल की सीटों को कम कैंडिडेट्स ले पाएंगे। कम कैंडिडेट्स ले पाएंगे तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पे भी बढ़ेगा ऑल इंडिया कोटा में, और जनरल का कट ऑफ स्टेट कोटा में भी बढ़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए मैं पहले भी बोलता था आपसे कि इसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ेगा, क्योंकि 1400 सीटें लगभग जनरल कैंडिडेट्स की लेंगे, उसमें भी फिक्स नहीं रहेंगी कि आपको 1400 मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि 1400 में से 100-200 सीटें अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ले जाते हैं तो फिर 1200 ही रह जाएंगी। तो 1200 कैसे आप मैनेज करेंगे, कितने कैंडिडेट्स उसमें सिलेक्शन लेंगे, ये एक देखने की बात होगी। हालांकि एक बार सीट मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी कि सीट मैट्रिक्स क्या बताती है ऑल इंडिया कोटा की, उसको भी देखने की बात है। लेकिन ये मोटा मोटा आइडिया मुझे बताना था आपसे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।